तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर तुम्हें नहीं आता ना तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होगी जो तुम नहीं कर पाओगे, और वहाँ पे छोटे छोटे रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पूछ ही ली जाती है। मोस्टली ऐसा भी आता है, क्वेश्चन आ ही जाता है, एक दो आ ही जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तुमने मैंने बताया था जो फ्री रेडिकल है एक्चुअल में सर, ये क्या होता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन है कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तुम लोग के पास जवाब नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने याद नहीं किया है, शायद तुम लोग रिवाइज नहीं करके आए हो। पक्का 7 इलेक्ट्रॉन्स होते ना। लग रहा है कि आज की वीडियो जो है हम लोग की खतरनाक होने वाली है, सही नहीं बननी यार, ठीक है। इसको कटिंग कर लेना है, थोड़ा सा कटवा रहे हैं वीडियो नहीं सर। क्या हुआ अबे भाई यार तू तेरे बाहर ही उठा के कभी बाहर तुम बैकग्राउंड के चक्कर में हो, यहाँ पे कुछ याद ही नहीं हो रहा, माइक वाइक गिर रही इधर उधर। सुनो, तो स्टेबिलिटी में यानी कि हम बात करेंगे बेटा कि कार्बन के पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे हो सकता है कि R3C फ्री रेडिकल हो, यहाँ पे हो सकता है कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन हो, 3 हाइड्रोजन लगे हो, उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये जो भी कंपाउंड्स है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे कार्बन्स हो, कोई भी ऐसा आइटम्स हो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल। जरूरी नहीं है कि यही हो, कई सारे हो सकते हैं फ्री रेडिकल। तो हम लोग कार्बन की फ्री रेडिकल की बात किया, तो ये वाला है अपना कार्बन फ्री रेडिकल। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो देखते हैं कि CH3 जो हमारा होता है, खूब बढ़िया से बना रहे इसको, बस करो भाई। CH3 फ्री रेडिकल, इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद CH3 CH2 फ्री रेडिकल, जरा बताओ इसे क्या बोलेंगे, इथाइल फ्री रेडिकल। क्या इश्यू है, ठीक है, इथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद हम लोग करेंगे CH3CH CH3, जरा बताओ इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। जरा बताओ मुझे, अगर हम CH3 C यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 और ये फ्री रेडिकल बना दे, इसका नाम क्या है, इसे हम लोग ब्यूटाइल तो बोलते हैं, लेकिन ये कौन सा ब्यूटाइल है, 3 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तीसरे वाले कार्बन पे यानी 3 डिग्री कार्बन पे फ्री है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये वाला हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल, अभी लिख रहे हैं, आगे से नहीं लिखेंगे इसको। उसके बाद ये वाला जो इसे क्या बोलते हैं, इथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद ये कौन सा, आइसोप्रोपाइल। याद रहे कि नाम दे करके पूछेगा तुमसे कि आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो तुम्हें नहीं पता होगा कि टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, तो तुम स्टेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते हो। इस तरीके से मैं कह हूँ कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, यहाँ पे ये इथाइल की मिथाइल से ज़्यादा होती है, और मिथाइल से ज़्यादा प्रोपाइल, और प्रोपाइल से ज़्यादा किसकी होती है, हमारी टर्शरी ब्यूटाइल्स फ्री रेडिकल की होती है। क्यों, गर्मी लग रही है, ठीक है। इसकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, सर ऐसे कैसे पता कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम तुमसे कहेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसको जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे तो खूब बढ़िया से हम लोग सीख लेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है एक्चुअली। लेकिन थोड़ी सी एक झलक अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, अभी मिटा भी दूंगा दिखाने के बाद, कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये देखने में मिलता है, देखने को मिलता है कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन हो, जैसे फ्री रेडिकल अनसैचुरेटेड होता है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन वाला ये भी अनसैचुरेटेड, इन तीनों में देखने को मिलता है कि हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो एक्सप्लेन होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से। हम बताएंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होते हैं किसी के पास। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स है, ध्यान दो ना,
फ्री रेडिकल है उसके बगल वाला जो कार्बन होते हैं इन्हें हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकेटाइंस वाला जो कार्बन है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो, या तुम्हारा कार्ब एनायन वाला हो, या तुम्हारा एनायन वाले, मैंने एनायन नहीं कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, नहीं शो करते हो, यानी कि कार्बो एनायन तुम्हारे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं अल्फा कार्बन की बात कर रहा हूं। तो चाहे कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन हो तुम्हारे पास, चाहे डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन हो, इधर देखो डबली बॉन्डेड से जुड़ा जो तुम्हारा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन होता है, चाहे तुम्हारा फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है ये भी तुम्हारा अल्फा कार्बन होता है, तुम्हारा कार्बोनियम आयन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये भी तुम्हारा अल्फा कार्बन होता है। तो ये अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन ये है, इनसे जुड़े हुए जो कार्बन्स होते हैं इन्हें अल्फा कार्बन्स बोलते हैं। अब अल्फा कार्बन्स के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ध्यान देना, अल्फा कार्बन्स के पास जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन, इन्हीं को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसे भी क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा लगता है और स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितना ज़्यादा होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है उतना ज़्यादा, और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही क्या है? जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा कार्बन हमारे पास क्या है? जीरो है, इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है। हमने कहा कि अल्फा कार्बन का सिंपल सा मतलब है कि ये जो फ्री रेडिकल इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अलग कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ये अकेला कार्बन, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इनसे मैंने बात किया कि क्या आपके पास है? इन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास ये जो फ्री रेडिकल इससे जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और अगर ये कार्बन अल्फा कार्बन है तो ये हाइड्रोजन क्या एक्चुअल में? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है। क्लियर है? उसके अलावा इस पे हमने बात किया आइसोप्रोपाइल के पास, तो जरा बताना, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है, तो इसके पास ये वाले की अल्फा हाइड्रोजन, जरा बताना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास। उसके बाद ये टर्शरी ब्यूटाइल की बात करूं तो ये फ्री रेडिकल से जुड़े ये भी कार्बन अल्फा है, ये भी कार्बन अल्फा है और ये भी कार्बन अल्फा, ये 3 के 3 कार्बन हमारे क्या है? अल्फा कार्बन। तो जरा बताना इसमें टर्शरी ब्यूटाइल्स में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 9। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। हमने ये भी कहा कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है इसका सिंपल सा मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता है, और अगर अल्फा मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, तो स्टेबिलिटी क्या होती जा रही? क्लियर हुआ? क्यों बढ़ रही? कहीं भूलेंगे तो नहीं हम लोग? आगे चलते हैं। आगे एक और होता है हमारे पास कंपाउंड जिसे हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कोई जानता है? एलाइलिक जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सुना एलाइलिक कार्बन क्या होता है? डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड यानी कि डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड। भाई डबल बॉन्ड वाला ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से कोई डायरेक्टली इधर कोई कार्बन नहीं जुड़ा, लेकिन इसकी मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन जो जुड़ा है इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो भी कार्बन होता है इन कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है उसे एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर? तो सुना, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर हमारे पास एलाइलिक फ्री रेडिकल है तो भाई एलाइलिक फ्री रेडिकल ये हुआ। जरा बताना ये जो फ्री रेडिकल है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है? हाँ 1 डिग्री है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 1 डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ कार्बन का सिंपल सा मसला होता है कि वो कार्बन अपने डायरेक्टली अगल बगल कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे तुम्हें भी देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? एक कार्बन से, ये वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच्ड है, इसलिए इसकी डिग्री 1 डिग्री है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एलाइलिक कार्बन है ये 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन है। क्लियर है? लेट कर दियो तुम? ओके, क्या इतनी बात समझ में आ रही? उसके अलावा 2 डिग्री भी होगा। अगर हम 2 डिग्री बनाने की कोशिश करें, मिट गया क्या? जरा ध्यान देना, मैं कोशिश कर रहा हूं 2 डिग्री बनाने की। CH3 नहीं, जैसे ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जरा बताना ये जो फ्री रेडिकल है
ये 1 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल है या 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये बताओ एलाइलिक है कि नहीं, एलाइलिक है कि नहीं है, एलाइलिक है। एलाइलिक इसलिए ऐसे पता चलता है कि डबल बॉन्ड जो कार्बन उससे अटैच्ड जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। भाई यहाँ पे डबल बॉन्डेड है और इससे अटैच्ड ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, और ये एलाइलिक कार्बन है, ये 2 कार्बन से अपने अगल बगल पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो इसकी डिग्री है ये कितनी है, इसलिए हम कहेंगे इसे 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन। क्लियर है? जरा मुझे बताओ 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन और 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन है, और एक और डिग्री बनाता हूं 3 डिग्री, इसके नीचे बना दूं, यहां इसको मिटा दूं, ठीक है। अरे इसकी कोई जरूरत खास नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है, समझाने के लिए समझा दिया मैंने, समझ में तो आ ही रहा होगा मुझे लग रहा है, नहीं यार हो ना। देखो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर CH2 CH और यहाँ पे हमने C और यहाँ पे CH3, जरा देखना यहाँ पे CH3 ले लिया, जरा बताओ इसके पास मैंने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल। जरा बताओ ये जो फ्री रेडिकल मैंने बनाया है ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है कि नहीं है, पीयूष एलाइलिक फ्री रेडिकल है कि नहीं है? सर ये वाला हमारा, हमने कहा कि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है ये एलाइलिक होता है, इसलिए एलाइलिक फ्री रेडिकल है। जरा बताओ एलाइलिक फ्री रेडिकल 3 डिग्री है कि 1 डिग्री है, तो ये वाला 3 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल है। पहचान जाओ ना हालात हो जाएंगे खराब, पक्का क्वेश्चन नहीं लगेंगे नहीं पहचान के तो। क्लियर है? अगला देखते हैं, तुम स्टेबिलिटी बताओ, इसमें एलाइलिक जो फ्री रेडिकल है आपस में स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है। सुना, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी देखी जाती है वो देखी जाती है रेजोनेंस से। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा सर रेजोनेंस है क्या, तो तुम्हें भी पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा रेजोनेंस समझाने की। ध्यान देना रेजोनेंस होता है क्या, और हम ये भी तुमसे कह दें कि रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है रेजोनेंस। जहां पे रेजोनेंस खड़ा हो जाता है सभी की हालात हो जाते हैं खराब, और रेजोनेंस कहता है हम ही डिसाइड करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। यानी कि जहां पे भी कहीं पे भी ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा हो, ठीक है, वहां पे तुम्हारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा हो और वहां पे रेजोनेंस भी लग रहा हो, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। जहां रेजोनेंस है उन चाचा से पूछेंगे स्टेबिलिटी क्या है। क्लियर है? तो रेजोनेंस होता कहाँ पे, क्या होता है अभी नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी बड़ी सी प्रोसेस है, तो अभी डायरेक्टली मैं बता रहा हूं। जैसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म नहीं हुआ, वो छोटी सी ऐसी हिंट दिया मैंने, ठीक है, उस पर अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे ही यहाँ पे रेजोनेंस की मैं बात करूं कि अगर कोई कार्बन से मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन हो या उसके पास फ्री रेडिकल, नहीं फ्री रेडिकल, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, यानी कि अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, क्या है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। या तो हम कहते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है कॉन्जुगेशन। मतलब एक रिदम होना चाहिए ना वैसे। अब ऐसा भी ना हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा ये कोई रिदम नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऐसा होना चाहिए, यानी कि फ्री रेडिकल फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। या तो हो सकता है कि तुम्हारे पास फ्री रेडिकल ना हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से, तो ये भी कॉन्जुगेशन है। हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ बैरी कर रहे हो। ये सारे के सारे कॉन्जुगेशन होते हैं और ये शो करते हैं रेजोनेंस। क्लियर है? तो जरा मुझे बताना यहाँ पे ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे कि नहीं कर रहे? अगर ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें कि रेजोनेंस से। अगर यहाँ पे रेजोनेंस शो हो रहा है तो जाहिर से मसला है बेटा कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाले और ये रेजोनेंस वाले इधर से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी है, रेजोनेंस की होनी है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी है। अब भाई यहाँ पे भी रेजोनेंस शो हो रहा और यहाँ पे भी रेजोनेंस शो हो रहा, यहाँ पे भी। जरा बताना इन दोनों में रेजोनेंस जब शो हो रहा है तब हम लोग डिसाइड करेंगे किससे, अब हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा हो रहा है उससे डिसाइड करेंगे। इसको मिटा दे इसको, कोई काम करेंगे। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा, क्योंकि रेजोनेंस तो हो चुका है। अब रेजोनेंस हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे ना किसका रेजोनेंस ज्यादा किसका कम है, तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे किससे,
हाइपर कांजू। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे हाइपर कांजुगेशन यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? हालात खराब है, हालात खराब है। देखो इधर देखो, ये वाला फिक्स कर दो तुम। फिक्स नहीं, मिटाने के लिए नहीं कहा था मिटाने के लिए नहीं कहा था मैंने। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला ऐसे ही था। हम कह रहे हैं इधर तो ये वाला जो पोर्शन है सिमिलरली इसमें भी तो प्रेजेंट है, इसमें भी तो प्रेजेंट है, और सिमिलरली यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है। तो इस ग्रुप से हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं है भाई। इस ग्रुप को देखना ही मना है, क्या फायदा उसको देखने से जब सिमिलरली सभी में प्रेजेंट है। तो हम लोग इस ग्रुप की बात करते हैं इसकी। जरा बताओ ये वाला अल्फा कार्बन है कि नहीं है? ये वाला अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, और इसके पास हाइड्रोजन अल्फा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। जरा बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। जरा बताओ मुझे, रेजोनेंस के साथ साथ इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, रेजोनेंस है प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी रेजोनेंस है प्लस कितना अल्फा हाइड्रोजन? 0 मान ले, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। कितनी मान ले? तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस तो है ही। उसके बाद इसमें बताओ जरा, ये वाला है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 0 सॉरी प्लस रेजोनेंस। इतनी बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे जरा बताओ, हम लोग यही कह रहे हैं ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस तो सभी में फिक्स है। अब अल्फा हाइड्रोजन डिपेंड करता है कि जब सबसे ज्यादा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। जरा बताओ मुझे 3 डिग्री एलाइल कार्बन 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ 3 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई, इससे भी ज्यादा इसकी हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? 0 बेटा मैंने कहा इसको कॉमन मानते सभी में। तो यहाँ पे ये देखो दो इसके पास कार्बन अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन की संख्या अल्फा हाइड्रोजन कितना अच्छे। यहाँ पे कितने? 1। अरे भाई इसको माना 1 अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी? इसके पास ये तो कॉमन है, इधर कोई कार्बन नहीं लगा तो हमने 0 मान लिया। आ रहा? आगे चलो। इससे भी ज्यादा कुछ चीजें होती हैं जो स्टेबल होती हैं और हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्या? देखो जरा, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम लोग बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये यहाँ पे हमने CH2 फ्री रेडिकल लगा दिया। अब इसमें होता क्या है कि रेजोनेंस पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? देख के बताओ मुझे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस है, खूब बढ़िया सा है। देखो ये फ्री रेडिकल है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद ये, उसके बाद ये सिंगल, और उसके बाद ये सिंगल, और ये समझ में आ रहा है? रेजोनेंस खूब बढ़िया सा। अगर इसमें रेजोनेंस है, जरा बताओ, इनमें तो एक रेजोनेंस था। अरे एक रेजोनेंस था, इसमें रेजोनेंस की संख्या कितनी है? 3 है। पक्का? तो इसमें रेजोनेंस की संख्या तो 3 है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इनसे भी ज्यादा हो सकती है स्टेबिलिटी। जरा देखना, मान लो हमने ये बना दिया और यहां पे लगा दिया इसको, जरा बताओ यहाँ पे रेजोनेंस। अरे किसी को ये वाला दिख रहा है? इसका मतलब 3 बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। बेंजीन बनाया था ना? हाँ ठीक है। तो जरा बताओ इसमें इधर भी 3 रेजोनेंस, इधर भी, तो यहाँ पे रेजोनेंस की संख्या, इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा हो। यहाँ पे देखो जरा, हो सकता है 3 लगाते हम, क्योंकि अभी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है बनाने का। तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया। हो सकता है बहुत खूबसूरत ना बने ये वाला। जरा बताओ इसकी स्टेबिलिटी सबसे, अभी हम कुछ टर्म बताएंगे, वो हम यहाँ नहीं पढ़ाने वाले हैं। एक शब्द होता है डांसिंग रेजोनेंस, वो कहीं कहीं पाया जाएगा, वो हम दिखाएंगे, ठीक है? अब ये कौन सा रेजोनेंस डांस करने वाला देखेंगे है ना? तो इतनी बात में कोई डाउट है नहीं? तो तुमसे ये पूछता है, जरा मुझे बताओ कि एथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है ये डिसाइड होती है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन ऐसे ही दे देगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा दे देगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा दे देगा रेजोनेंस, और चौथा दे देगा नन ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। तुमसे पूछ देगा कि ये बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन की जो स्टेबिलिटी होती है किससे डिसाइड होती है?
हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों से डिसाइड होती है। तुमसे पूछेगा जरा बताना मुझे, बेंजाइलिक जो फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक, डाइबेंजाइलिक, ट्राइबेंजाइलिक, ये जो बेंजाइलिक वाले हैं फ्री रेडिकल, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किससे डिसाइड होती है? रेजोनेंस से। क्लियर है? तो इनकी स्टेबिलिटी जो है ये डिसाइड होती है, देखना जरा, क्लियर है इतनी बात? रेजोनेंस से। आगे चले, तुमसे अब एक क्वेश्चन पूछेगा, हम पूछ रहे हैं तुमसे क्वेश्चन, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन बताएगा। हो सकता है क्वेश्चन लिखने में कुछ डाउट हो। अरे क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ लिखने में, आगे नहीं, आगे की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। कह रहा अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करना। भाई देखता हूं कौन बताएगा यार। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया CH2 और यहां पे पहला कंपाउंड यही ले लिया। ठीक है, दूसरा देख लें जरा, यहां पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। हाँ भाई सुन रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रहे हैं। CH3 का होल ट्वाइस, ये फ्री रेडिकल, ये रहा दूसरा कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे लगा दिया C2H5 और यहाँ पे लगा दिया CH3। ये रहा तीसरा वाला, और मेरे पास चौथा वाला भी आ रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा फ्री रेडिकल, और ये रहा, अच्छा है सुन रहा हूँ मैं, ये फ्री रेडिकल और ये रहा फ्री, ये है चौथा वाला। जरा मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? किसकी होगी? चप्पल निकाल के फेंक दे रहे हैं ना बेटा, तंग ना करो। देखो अभी मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि चप्पल और जूते से ही पिटाई भी होती है, चप्पल और जूते से चलाई भी होती है। तो बेहतर ये है कि चॉइस करो कि ऑप्शन तुम्हारे लिए करेक्ट क्या है ना? तो बेहतर ये है कि चप्पल जूते की चोरी ना करें, और कोशिश करें कि इसका आंसर देने का, कि कौन देगा इसका आंसर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। हाँ भाई शोएब, शोएब का जवाब आ रहा है कि फर्स्ट से ज़्यादा, थर्ड उससे कम, सेकेंड उससे कम, फोर्थ सबसे कम फोर्थ को बताया गया है। कितने लोग सहमत हैं? क्या सभी लोग सहमत हैं? अजहर पक्का लग रहा है? देखो यहाँ पे मैंने देखा कि रेजोनेंस है, यहाँ पे तीन रेजोनेंस प्रेजेंट है। यहाँ पे इनके बात किया तो इसमें एक रेजोनेंस है। कुछ दिख रहा है बेटा? आफरीन, रेजोनेंस तो है, और प्लस इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी कितना है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद इनसे मैंने बात किया, इनके पास भी क्या है? एक रेजोनेंस है, अरे भाई इनकी वजह से, और प्लस इनके पास ये वाला 3 अल्फा हाइड्रोजन, और प्लस यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको थोड़ा देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ इसको। क्या ये C2H5 है? C2H5 है, और अगर ये C2H5 है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देना, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं CH2CH3। तो भाई इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होता है वो क्या होता है? इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये होता है अल्फा कार्बन, और इसके पास ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसलिए टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे बताओ जरा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? भाई यहाँ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस जहाँ खड़ा हो जाता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, छोड़ के चला जाता हो। तो सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी है? इसकी, फर्स्ट से, उसके बाद सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद फोर्थ की स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि हम लोग से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें
चूक हो गई है। पक्का है अजहर? तो ये वाला गलत है। अजहर को भी लग रहा था कि ये वाला सही है, थोड़ा सा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुछ थोड़ा हो सकता है तड़कता भड़कता हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो जरा, देखता हूँ कौन बताएगा। ये हीरो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, ठीक है, और यहाँ बना दिया फ्री रेडिकल। ये हो गया पहला कंपाउंड। उसके बाद ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे लिख दिया हमने, इधर लगा दिया ये फिनाइल वाला, और इधर लगा दिया हमने CH3, और ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और ये हो गया तीसरा ऑप्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमने ये बना दिया, और यहाँ पे हमने बना दिया C3H7। कुछ समझ में आ रहा है? ये रहा फ्री रेडिकल, और ये हो गया मेरा तीसरा ऑप्शन। जरा देखना चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है, वरना अंधविश्वास हो सकता है बेटा तुम्हारे साथ। ये रहा फ्री रेडिकल, और यहाँ पे रहा CH3, और यहाँ पे रहा CH3। उसके बाद ये हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन। फिफ्थ की बात करता हूँ, देखना जरा ध्यान देना, CH3 CH3, यहाँ पे रहा ये बेंजीन फिनाइल, फिनाइल के साथ यहाँ एक और फिनाइल लगा दिया हमने, सॉरी फ्री रेडिकल तो बन जाए। ये रहा, और ये रहा फिनाइल। फिनाइल को पीएच लिख दूं, फिनाइल को पीएच लिख दिया, और ये रहा मेरे पास फिनाइल। जरा बताओ मुझे फ्री रेडिकल पांचवा वाला। अब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? पांचवें का, क्योंकि ये छोटा छोटा लिखा फिनाइल इसलिए नहीं, वो फिनाइल दो रेजोनेंस ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पांचवा। उसके बाद जी समझ में आ रहा? किसी ने कहा तीसरा, उसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। जरा हाइपर कंजुगेशन की बात चेक कर लो। इसमें ये वाला जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये CH2 CH3 लिखा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 2 मान लिया, इसको ले लिया हमने। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? सेकेंड की। क्लियर है? तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, उसके बाद पक्का थर्ड की होगी, ठीक है, थर्ड की होगी, थर्ड के बाद फोर्थ की होगी, फर्स्ट की नहीं होगी। फोर्थ की क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस तो आई है, साथ साथ में ये अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो जरा बताओ यहाँ पे किसका होगा? फोर्थ का, उसके बाद फर्स्ट का। क्या सभी को लग रहा है ऐसे ही होना चाहिए? क्या पक्का लग रहा है? मज़ार सोएब पक्का लग रहा है? आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन करवाएं। अरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। तुमसे अब पूछेगा कि मान लो यहाँ पे CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास दे रहा है कि यहाँ पे CH2, ध्यान देना, यहाँ पे CH फ्री रेडिकल है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल है। तो उसे पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करें। फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। क्लियर है? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? किसी के पास कोई जवाब है इसका? हाँ बोलो भाई। सबसे ज्यादा क्या होगा? थर्ड। किसने कहा? पता ही नहीं चल रहा क्यों। अच्छा ये बताओ क्यों कह रहे तुम लोग? किस चीज से तुम लोग डिसाइड कर रहे हो ये बताओ? क्या इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन लग रहा है? पहले में दिख रहा है, पहले में हाइपर कंजुगेशन दिख रहा है।
दूसरे में दिख रहा है नहीं, तीसरे में दिख रहा है नहीं, तो दूसरे और तीसरे को कहां से डिसाइड कर रहे हो तुम? पहला होगा। इसको समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? हाँ है देखो, तो जब भी तुम्हें एल्केन एल्कीन एल्काइन दिख जाए, भाई ऐसा नहीं कहना कि ओ हीरो, बता रहे सबसे ज्यादा एल्कीन की, उसके बाद एल्कीन। जब भी तुम्हें एल्केन एल्कीन एल्काइंस दिख जाए तो तुम थोड़ा सा सतर्क हो जाना, और वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से लगाना। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज डिसाइड बाई परसेंटेज ऑफ एस और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर कितने, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से अब डिसाइड होने वाली है चीजें, यानी कि जिसका परसेंटेज ऑफ, मैं ये भी कह रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ, देखना ध्यान देना, फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर यानी कि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उतना कम। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताओ मुझे क्या है? sp, इसका sp, अब खत्म। बताओ इसका क्या है? भाई ये वाला मेरा था sp3, उससे हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है। क्लियर है? ये वाला क्या है? sp2 है। ये वाला क्या है? s एंड p। जरा बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल है टोटल? 4। इसमें कितने हैं टोटल? इसमें कितने हैं टोटल? 2 है। तो जब 2 है टोटल, तो जरा बताना s का कितना परसेंटेज बनेगा p का? इसमें अरे भाई दोनों मिला के 100% है भाई, दोनों मिला के 100%। तो s वाला परसेंटेज कितना है? 50%। जरा मुझे बताओ p वाला परसेंटेज कितना है? 50%। क्लियर है? इसको बताओ मुझे कितना है? तो यहाँ पे s वाला जो कैरेक्टर है वो है कितना? 33 और ये वाला p वाला कितना है? 66.66। क्लियर है? उसके बाद जरा मुझे बताओ इसका परसेंटेज कितना है इस कैरेक्टर? अरे बोलो। 25। और इसका p कितना है? 75। जरा बताओ मुझे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। तो थर्ड में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है। हमने कहा कि उसके बाद किसमें है? इसमें, सेकंड वाले में। सबसे कम किसमें है? तो जिसमें सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ये उल्टा है, इनवर्स है। यानी कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो एस कैरेक्टर, यानी कि जिसका सबसे कम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो जरा बताओ किसकी कम है? फर्स्ट की। इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी फर्स्ट की, फिर किसकी होगी? फिर किसकी होगी? थर्ड की। क्लियर हुआ? अब उल्टा नहीं, अभी सभी लोग ऐसे ही बता रहे थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पता ही नहीं चल रहा था ऐसा क्यों। ठीक है? नहीं आया? तुम्हें कुछ नहीं करना है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना बेटा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के, सिर्फ फ्री रेडिकल के लिए। ठीक है? कार्बोकेटाइन कार्बेनाइंस में देख लेंगे क्या होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर थर्ड में सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम थर्ड की होगी। सबसे कम किसकी है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर? फर्स्ट की, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद बीच वाला तो मीडियल है। क्लियर है? अगला देखो, अगला तुमसे ये कह रहा है कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शंस होती है जो फॉलो करती है फ्री रेडिकल को, स्पेशल टाइप की। हम वो रिएक्शन करवाने वाले नहीं है, नाम दे रहे हैं, ऐसे ही नाम दे रहे हैं। सम स्पेशल रिएक्शंस which follow
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है? कौन कौन से देखो जरा, आयान देखो, वुड्स रिएक्शन पहला ये है, पहला वुड्स रिएक्शन, हाँ वुड्स रिएक्शन। अब पूछना नहीं अभी कि वुड्स रिएक्शन क्या है, हम जैसे एल्किल हाइलाइट पढ़ाएंगे वहां पे पढ़ा देंगे, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या है? एल्किल हाइलाइट का रिएक्शन होता है सोडियम ईथर में, ड्राई ईथर में एल्केन बनता है, ठीक है। पढ़ाएंगे, मैं कह रहा पढ़ाऊंगा। दूसरा जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कौन कौन सी देखा जरा, यहाँ पे हो सकता है हाइलोजिनेशन, जहां पे जिनेशन शब्द लगता है वहां का मतलब होता है जुड़ना, ऐड करना। अब भाई यहाँ हाइलोजिनेशन, इसका मतलब हाइलोजन ऐड हो रहा होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हाइलोजन में हो सकता है क्लोरीनेशन हो रहा, ब्रोमिनेशन हो रहा, एडिनेशन हो रहा, फ्लोरिनेशन हो रहा, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो सकता है हमारे पास सल्फोनेशन हो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का सिंपल सा मतलब होता है SO3H का जोड़ना। उसके बाद हो रहा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन नाइट्रेट ग्रुप का जोड़ना, नाइट्रेशन। यहाँ पे NO2 लगाते हैं हम लोग, इसको जोड़ते हैं, हालांकि नाइट्रोनियम आयन होता ही है, NO2 प्लस होता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी फॉलो करती है किसको? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। वुड्स रिएक्शन भी फ्री रेडिकल। तीसरी पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना, एलाइलिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ये होता है क्लोरीनेशन का क्या मतलब है? अच्छा ये बता, एलाइलिक अगर हमने बनाया तो ये एल्कीन है कि नहीं है? अरे भाई एलाइलिक अगर कार्बन की मैं बात करूं तो एलाइलिक कंपाउंड जो एल्कीन है कि नहीं है? भाई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो डायरेक्टली कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन वही तो एलाइलिक है, तो इसलिए वो एल्कीन है। तो हम लोग कह रहे हैं एलाइलिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। अगर ऐसा होता है इन प्रेजेंस ऑफ, बेटा प्रेजेंस होगा कहीं ना कहीं, किस चीज के प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में, यही तो पढ़ाया था, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि H न्यू कहते हैं। उसके साथ साथ NBS, इसे हम लोग कहते हैं, क्या हुआ? हाँ, N ब्रोमोसक्सीना माइड कहते हैं, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्लियर है? या हो सकता है यहाँ पे SOCl2 के प्रेजेंस में हो रहा हो, कहीं पे भी हो सकता है इसके प्रेजेंस में, और भी पढ़ाएंगे ढेर सारे। तो देखो जैसे कोई एलाइलिक की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड, CH से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है? ये वाला जो कार्बन है एलाइलिक, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है, इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे जो एलाइलिक कार्बन है एक्चुअल में इसके साथ क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने हैं। एलाइलिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, एक्चुअल में यहाँ लिखना चाहिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ, नहीं ठीक है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल सा मसला होता है बेटा, देखना ध्यान देना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, सब बताऊंगा। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, सब हम लोग सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि कोई एटम को हटा के दूसरा एटम आकर जुड़ जाए, यानी कि बॉन्ड को डिस्टर्ब ना करे, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के दूसरा हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, मतलब दूसरा कोई ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं क्लोरीनेशन, तो हो सकता है क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जुड़ा, ब्रोमिनेशन हो रहा तो ब्रोमीन आकर के जुड़ सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ एलाइलिक। ये जो फॉलो करेगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है? अगला कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जरा ध्यान से सीखना इसको। रूल की मैं बात कर रहा हूं, रूल, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनो। अरे कुछ लोग मुंह बंद करके हंस रहे भाई, हमें भी बताओ वो राज, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी हंसे।
देखो यार, मेरे पास भी दिल है, 4 चैम्बर है, हमारे भी हार्ट में 4 ही चैम्बर है, तुम्हारे भी 4 ही है, इतना तो पक्का है। तुम्हारा भी यार हार्ट बीट नहीं है लगभग 72 एवरेज, हमारा भी उतना ही है लगभग, ठीक है। तो 25 से 30 ग्राम जो यूरिया पर डे हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो, ठीक है। हमारा भी pH 6 है, तुम्हारा भी 6 है। मैं ये कह रहा हूँ सब कुछ सेम है, बात भी बता दो सेम, हम भी हंस ले खुश, है ना। उतना ही हंस सकते हैं जितना तुम हंस रहे हो। हाजमोला खा तो हमारे यहाँ हाजमोला के लिए झगड़े हो रहे, ठीक है। ये लोग हाजमोला लेके आते हैं, बेटा हाजमोला, तभी तो मैं कह रहा हूँ कौन गैस छोड़ा बैठ, बहुत ज़रूरी है परफ्यूम। तो हाँ सुनो जरा, अब बहुत हो गया, अब सुनो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है अगर हम लोग जिंदगी में अपने कुछ करना चाहते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है सीखो। देखो क्या सीख रहा है कि अगर हमारे पास, सीखना ये है कि अगर हमारे पास फ्री रेडिकल है और कोई दूसरा फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब ये मत पूछना कि फ्री रेडिकल क्या है। हमारे पास अगर कोई फ्री रेडिकल है, दूसरे किसी फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करना चाहता है, करवा दे। बनेगा क्या, ये मैं कह रहा हूं, जो बनने वाला है वो बनेगा ऑल पॉसिबल कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड पॉसिबल है वो सब बन जाएंगे। विद डिस्प्रोपोर्शनेटेड कंपाउंड। अब ये मत पूछना भी कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन कब होता है ना, जब हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तो ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, तो भाई या तो ऑक्सीजन का जोड़ना, या तो हाइड्रोजन का निकलना, या तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जब कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसका रिडक्शन होगा उसी कंपाउंड का, कहीं से उसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल भी जाएगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सिमिलर जब कंपाउंड का, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, यानी एक ही मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है, तब हम लोग ऐसे कंपाउंड, मतलब ऐसी जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हालात थोड़े खराब है, अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन करवाना बहुत जरूरी है। ये वाला देखो जरा, एग्जांपल देखो, और एग्जांपल मेरे पास आ रहा है, जैसे ये CH3, ये रहा मेरे पास फ्री रेडिकल, प्लस CH3, ये रहा मेरे पास फ्री रेडिकल। जरा बताओ क्या बनने वाला है भाई, CH3 फ्री रेडिकल। यहाँ पे 2 कंपाउंड बनने वाले हैं। पहला कंपाउंड ये है कि ये आपस में कंबाइन कर लें। हमने कहा सभी प्रकार के पॉसिबल कंपाउंड बनेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी वो सब बनेंगे यहाँ। तो पहला कंडीशन ये कि CH3 ये भी फ्री है भाई, इलेक्ट्रॉन ये भी फ्री है, बॉन्ड करने के लिए तैयार है, तो मान कराते। तो यहाँ पे बनने वाला जो कंपाउंड हो क्या है, CH3, पहला कंपाउंड ये बन जाएगा। क्लियर है। अरे भाई ये वाला CH3, ये CH3 आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फटाक से बॉन्ड बना लिए, CH3 बन गया। नहीं आ रहा, नहीं आया शोएब। दूसरा देखो, यही वाला कंपाउंड है, ये CH3 है ना, CH2H लिख दें। अरे है तो CH3 प्लस, यहाँ पे हमने बना दिया CH3। हम चाहते हैं इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन दे दो तो ये मीथेन बन जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन अगर देने के लायक हो तब तो देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन मान लो हम जबरदस्ती दिलवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई कार्बन पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बेहतर नहीं होते, ये कार्बीन बन जाते हैं। फ्री रेडिकल कहाँ है, फ्री रेडिकल कहाँ पढ़ रहे, फ्री रेडिकल ये रूल ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। अगर पॉसिबिलिटी होती तो बन जाती, तो इसलिए ये दूसरा कंपाउंड नहीं। यहाँ पे कितने कंपाउंड पॉसिबल है, एक कंपाउंड पॉसिबल। अगला कंपाउंड देखो जरा, मान लो हमने CH3, देखो ये पहला वाला, सेकंड ऑर्डर
CH3 और हमने यहाँ पे ले लिया C2H5, ये फ्री रेडिकल, इनकी मैंने बात की है तो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो जरा पहला कंडीशन ये है कि ये आपस में कंबाइन कर ले, तो फ्री रेडिकल बने तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH नहीं आ रहा। दूसरा देखो, दूसरा कंपाउंड क्या है, यही वाला CH3 जो हमारे पास है इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान दो, ऐसे, अरे है तो CH3, इसके साथ हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो CH2 CH3, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल। तो हो सकता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से इसके बाद शिफ्ट हो जाए, बोलो भाई। तो अगर इसके पास शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3, लेकिन अगर इसके पास शिफ्ट हो रहा है तो ये CH3 CH3 तो बन गया सर, ये वाला फ्री बर्बाद हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से मूव नहीं करेगा। फिर सर उल्टा करवा दे, उल्टा देखो जरा, देखो मान लो, देखो मान लो हमने इसके साथ ये गद्दारी नहीं किया यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया इसके साथ, ठीक है, और हमने अगर इसके साथ थोड़ा सा बर्ताव अच्छा करे तो जरा देखो इनके बर्ताव, सॉरी यहाँ पे बर्ताव इनके साथ अच्छा करने वाले, देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, इसका इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यहाँ से भी मूव करने वाले नहीं, एक्चुअल में यहाँ से हाइड्रोजन मुझे हटाना चाहिए था अच्छाई के लिए, थोड़ा सा अच्छाई के लिए। अभी तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों वाला बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझो जरा, आजा भाई। ये देखो ये CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन हमने लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये कोशिश करें कि हम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के फरार होकर इसके पास आ जाए। ये बताओ ये हाइड्रोजन जो फरार होकर आ रहा है ये फ्री रेडिकल ही तो आ रहा है, अब ये फ्री रेडिकल है कि नहीं है, तो ये अगर फ्री रेडिकल के साथ आ रहा है तो क्या ये CH4 बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर CH4 बन जाएगा जरा बताना, इसके पास CH2 के पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला भी तो CH2 के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और अगर बच गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल, और अगर डबल बॉन्ड बन गया तो अच्छा है ना भाई, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 डबल बॉन्ड, और ये कंपाउंड पॉसिबल है कि नहीं, तो ये कंपाउंड भी बनेगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है मेरे पास मीथेन भी बनेगा, साथ साथ में यहाँ पे C2H4 यानी एथीन भी बनेगा। नहीं आ रहा है, पक्का आया कि नहीं आया बेटा? देख मैं कह रहा हूँ यार, ये फ्री रेडिकल आपस में तो कंबाइन करके कंपाउंड, तो ये सिंपल बना लिया। दूसरा ये हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए यहाँ, जैसे ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ इसके साथ फ्री रेडिकल वाला, तो यहाँ पे ये मीथेन बन गया, तो ये मीथेन बना दिया वहाँ, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल तो बच जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बचा, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो भाई ये कार्बन के खुद के इसके इलेक्ट्रॉन इधर है, और यहाँ एक बॉन्ड बनाया हुआ ये कार्बन, इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये आपस में नहीं बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस भी तो हो गए, तो ये एथीन नहीं बन जाएगा, तो ये कंपाउंड भी तो पॉसिबल है। क्लियर? अगला देखो जरा, क्या ये बात समझ में आ रही? तुम्हें ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में कहेगा जरा बताओ ये कंपाउंड पॉसिबल है, कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, और तुम्हें वहां पे मीथेन हो सकता दिख जाए, पता चले एक कार्बन कहाँ हो सकता है, एक कार्बन मीथेन दिख जाए तुम्हें, बाई चांस तुम्हें सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे ही तुक्का के हिसाब से। दूसरा दो कार्बन का, तुम सोचोगे नहीं दो कार्बन का C2H4 बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, यही हालात खराब हो जाएंगे तुम्हारे, ये तो दिख जाएगा, ये तो बड़ा वाला आपस में तीन कार्बन का तो दिख ही जाएगा कि ये आपस में कंबाइन होंगे, तो लास्ट वाला जो है वो C2H4 वो तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन देखना पड़ेगा वहां रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन डी होती है। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर हमारे पास आ रहा है सेकंड, अगर हमारे पास कोई फ्री रेडिकल है, दूसरा कोई फ्री रेडिकल ना हो, कंपाउंड हो, किसी कंपाउंड के साथ कोई फ्री रेडिकल अगर रिएक्शन करता है, फ्री रेडिकल अगर किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, न्यू फ्री रेडिकल प्लस कंपाउंड, भाई कंपाउंड तो बनेगा ही,
तो नया फ्री रेडिकल और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? कैसे सर? देखो जरा, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे मीथेन ले लिया हमने, मीथेन का कोई फार्मूला जानता है? मीथेन CH4, कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसका। ये देखो CH4, ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन के साथ हमने फ्री रेडिकल ले आया भाई। ये बताओ ये कंपाउंड है। अब कुछ लोग कहेंगे कंपाउंड है मीथेन, सच में कंपाउंड है। अबे कम बखत सोच पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, अगर कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, दूसरा ये फ्री रेडिकल है। डाइवर्सिटी लोग थोड़ा ध्यान दें। ना बेटा समझ में नहीं आ रहा था। आ रहा है, ठीक है। देखो तुम्हें आ रहा है बस, पक्का, ठीक है। अब देखो ये फ्री रेडिकल है भाई, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को यहाँ से जैसे ही लगेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? HCl प्लस। यहाँ से जैसे H जाएगा तो इसका फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बार बच जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? क्लियर है। अगला थोड़ा दिखाता हूँ। अगला देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान देना, पुनः हालात हो जाएंगे ख़राब। देखो मान लो हमने CH3 ले लिया फ्री रेडिकल, प्लस यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा। देखो एक कंडीशन ये होगी, हाइड्रोजन लेगा भाई, हाइड्रोजन लेगा, ये मीथेन बनेगा। दूसरी यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 फ्री रेडिकल। हालात ऐसे हैं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। इधर देखो, अगर मान लो मेरे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, मान लो ऐसे ही लिया, तो जरा बताओ यहाँ पे क्या बनेगा भाई? ये कंपाउंड अपने आप में, जिसे हम लोग प्रोपीन कहते हैं, है ना। तो प्रोपीन ऐसे नहीं कहेगा बना के इतना आसानी से देगा, कहेगा प्रोपीन का रिएक्शन फ्री रेडिकल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा के बता क्या बनेगा। थोड़ा सा हालात हो जाएगी खराब। तो तुम्हें पता है बेटा क्या बनने वाला है यहाँ? तुम्हें पता है यहाँ पे ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, तोड़ ये बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इसके, अच्छा इसमें ये वाला समझना जरूरी है सर। तो एक ये होगा कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ ट्रांसफर, तो एक कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि ये वाला जो ब्रोमीन है ना यहाँ आके जुड़े। दूसरी कंडीशन हो सकती है ये ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़े। अगर यहाँ पे आके जुड़ेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल खाली हो जाएगा और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, और ये वाला अगर यहाँ आ जाएगा तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इधर 3 और इधर 2, 6 और 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बेचारा अकेला बचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कहाँ पे हो फ्री रेडिकल जो बचे यहाँ बचे, और हमारा ये जुड़ने वाला हो जो यहाँ जुड़े। समझ में आ रहा? इसलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बनेंगे तो दोनों कंपाउंड CH3 CH हो सकता है एक बार यहाँ पे Br जुड़ा हो और यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल बना हो, और दूसरा हो सकता है कि CH3 CH यहाँ फ्री रेडिकल बच गया हो और ये CH2 Br यहाँ पे जुड़ा हो। देखना जरा, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये वाला जो फ्री रेडिकल ये कौन सा है? 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये वाला कैसा है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला मोर बनेगा, और ये वाला यानी मेजर वो होगा, माइनर ये होगा। लेकिन हम लोग इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या ये बात तुम्हें क्लियर है कि ये वाला क्यों बनना है? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? अब हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, क्या इतनी बातें सारी क्लियर है? अब हम लोग एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे।
देखते हैं कौन बता पाए। मान लो मेरे पास यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 और यहाँ पे हमने लिख दिया 11 जीन बना दे रहे, और ये बना दिया CH2 और ये बना दिया CH3। हम चाहते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाना, हाइड्रोजन को रिमूव करके फ्री रेडिकल बनाना चाहते हैं। तो तुम मुझे बताना सबसे आसानी से, यानी कि मोस्ट इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा। भाई सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन। तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा जहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम नंबरिंग करने की अगर कोशिश करें तो नंबरिंग देखना, मान लो हम इस कार्बन को मान ले 1 नंबर, इसे मान ले 2 नंबर और इसे मान ले 3। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी किसके साथ जाओ? तो यहाँ पे अगर हम लोग हटा रहे हैं बेटा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है मतलब हम लोग बना के देखें, यहाँ पे अगर बनना है तो इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी मिल रहा है और इधर रेजोनेंस भी मिल रहा है, और अगर यहाँ से हटा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस, और अगर यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पे 2 अल्फा। इसलिए सबसे ज्यादा कौन होगा? मोस्ट इजली सेकंड से निकलेगा, फिर फर्स्ट से, फिर क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही दूसरा वाला भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्य रखें। थोड़ा सा यार धैर्य रखने में क्या हर्ज है, थोड़ा अगर हम लोग धैर्य रख लेना तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। नहीं रख पा रहे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा धैर्य रखने की। तुमसे मैं अगर कह दूं, ऐसे ही बना दिया हमने, अब ढूंढने लगता है ये क्वेश्चन मिले बोले का नहीं कहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से सबसे आसानी से कहां से हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है? सबसे ज्यादा अजहर, सेकंड, फिर कुछ लोग कह रहे हैं थर्ड, कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, यहाँ से अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड, ये रेजोनेंस हो जाएगा। अरे यार ये रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ रेजोनेंस है? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये रेजोनेंस नहीं है, एक ही रेजोनेंस है इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा यहाँ 3 रेजोनेंस है। जरा बताओ, फर्स्ट, फिर थर्ड और लास्ट में अपने आप आके ना। एक और क्वेश्चन, छोड़ दे, एक क्वेश्चन कर देना। अच्छा, तुमसे हम कहते हैं कि मान लो ये CH3 मेरे पास है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। दिख रहा कंपाउंड? भाई कंपाउंड बनाया तो मैंने, दिखा नहीं तो क्या करें? CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। तीसरा मेरे पास अच्छा कंपाउंड आने वाला है, देखना जरा। क्यों है जरा बे? मान लो मेरे पास ये CH3 CH3, और चौथा मेरे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तुमसे कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को अरेंज करो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ को अरेंज करो। हम कार्बन को, पहले कार्बन को मेंशन कर दे किस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस कार्बन की, मैं बात कर रहा हूँ इस कार्बन की, इस कार्बन की और इस कार्बन की, कि सबसे ज़्यादा इजीली हाइड्रोजन कहाँ से निकलेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से फोर्थ में, तो सबसे ज़्यादा इजीली फोर्थ वाले से निकलेंगे। फिर अच्छा, फोर्थ वाले से इसलिए निकलेंगे क्योंकि इधर भी रेजोनेंस और इधर भी 4 रेजोनेंस मिल रहा, इसलिए फोर्थ से। उसके बाद थर्ड से यहाँ से निकलेगा, उसके बाद सेकंड से, उसके बाद फर्स्ट से। क्या ये बात समझ में आ रही? पक्का बता रहा हूँ, जाके क्वेश्चन लगा लेना, कम से कम तुम्हारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।